नमस्कार दोस्तों, 21 जनवरी 2024 को होने वाली सीटेट की परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास के क्रम में ये आपका टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। और टॉपिक जो आपका है आप यहाँ पर देख पाएंगे, भाषा मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनमें 15 प्रश्न हो चुका है। और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आगे के प्रश्न से, यानी कि 16वें नंबर के प्रश्न से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और ये प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, जितने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कराए जाते हैं, तो आप इतना मान के चलिए कि जो 15 नंबर के पेडागोजी के प्रश्न आएंगे हिंदी से, उनमें से 12 से 13 प्रश्न आप सही करके आएंगे, सही बना पाएंगे। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 16 के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे हो और किसी के लिए। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर। तो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का जो प्रारंभ है वो अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। उसका एक अर्थ होना चाहिए और एक उद्देश्य होना चाहिए। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ाने का प्रारंभ। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा कौशल यानी कि क्या है? भाषा कौशल का मतलब है यहाँ पर पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। यही जो है आपके भाषा कौशल है। ठीक है, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना आपके भाषा कौशल है। और ये चारों जो है एक दूसरे से संबंधित है। एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है, एक दूसरे से संबंधित है। तो आप बताएंगे भाषा कौशल के संबंध में जो है ये कौशल जो है अंतः संबंधित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो देखिए, जीन पियाजे और वाइगोस्की, इन दोनों लोगों के बारे में आपके हिंदी में भी प्रश्न पूछ सकता है और आपके सीडीपी में तो प्रश्न पूछता ही पूछता है। जीन पियाजे और वाइगोस्की से 1 से 2 प्रश्न आपके जीन पियाजे से, 1 से 2 प्रश्न आपके वाइगोस्की से। बिल्कुल 100% आपके जो सीडीपी में पूछेगा। ठीक है। और हिंदी में यानी कि आपके लैंग्वेज वाले में, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज के रूप में आपने चुना हो, संस्कृत और इंग्लिश में भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वाइगोस्की से और चॉम्स्की से मुख्य रूप से। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वाइगोस्की से पूछा गया है कि विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो परस्पर अंतः क्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन बी है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तो जो बच्चा अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से आ रहा है अगर, तो क्या सबको, सभी जितने भी शिक्षार्थी हैं सबके लिए उस भाषा को सीखना अनिवार्य हो जाएगा? तो ये नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब लोग उस भाषा को सीखेंगे, अनिवार्य नहीं है। तो इसको आप काट देंगे। तीसरा है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। ये भी नहीं है। जबकि यहाँ पर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा, कक्षा में अगर भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं तो क्या करना चाहिए कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, जो उनकी भाषाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनकी भाषाओं का मजाक बनाएंगे या फिर उनकी भाषाओं को नहीं समझेंगे। उनकी भाषा के साथ साथ जो विद्यालय की भाषा है उसके साथ आप उनको सिखाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। प्रश्न नंबर ए है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताएं। ऑप्शन डी है, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। ऑप्शन सी है, यदि तुम आम बेचोगी तो उसके दाम, कितने दाम लोगे और क्यों। ऑप्शन डी है, आजकल आम का दाम कितना है। देखिए, जितने भी प्रश्न, ये जो आपका ऑप्शन ए है, बी है और डी है, इन तीनों प्रश्नों में एक शब्द का आप बधा बधाया जवाब देंगे। ठीक है, एक शब्द का यहाँ पर
जैसे कि आजकल आम के दाम कितने हैं, तो कितने होंगे उस समय, अगर 50 रुपये किलो होगा तो 50 रुपये बताएंगे, 60 रुपये होगा तो 60 रुपये, एक बधा बधाया आंसर देंगे। जबकि यहाँ पर और लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, क्या बेच रही थी, आम बेच रही थी, अमरूद बेच रही थी, केवल एक इसका बधा बधाया आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि तुम आम बेचोगे तो उसके इतने दाम लोगे और क्यों लोगे, यहाँ से जो है ये आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा और मुक्त अंत वाला आंसर भी आप मिलेगा, जिससे कि बच्चे जो हैं, बच्चों को सीखने का अवसर मिलेगा, अपनी समझ से, अपने बोध से, अपने ज्ञान से इसका जवाब बच्चे देंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। प्रश्न नंबर 21, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वह होता है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। शैक्षिक के साथ साथ जो आप के विद्यालय की शिक्षा है, विद्यालयी शिक्षा, विद्यालय में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो आपका सिलेबस है, उसके साथ ही साथ सह शैक्षिक, जो आसपास का आपका वातावरण है, उसके साथ जो शिक्षा, जो क्षेत्र का मूल्यांकन होता है, वही यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। पहला प्रश्न ऑप्शन है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। दूसरा है संज्ञा की परिभाषा को पूरा करिए, ऑप्शन सी है संज्ञा को परिभाषित कीजिए, ऑप्शन डी है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको एक प्रश्न बताया कि जहाँ पर भी बधा बधाया आंसर दिया जा रहा है तो उससे बच्चे की सोच समझ का विकास नहीं होता है। अगर आप मुक्त अंत वाला प्रश्न बच्चे को दे रहे हैं, मुक्त अंत वाला आंसर उस प्रश्न का बन रहा है, तो इससे बच्चे की सोच समझ ज्ञान, इन क्षमताओं का विकास होता है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप बच्चे को बता दें आप कि इन सभी चीज़ों का, जैसे बादल हो गया, आसमान, चिड़िया, बच्ची, इन सब शब्द का प्रयोग करके एक कहानी बनाएं, इससे बच्चे की सोच और समझ का विकास होगा और यही है भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका। चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23 है, एक प्राथमिक शिक्षा के रूप में आप सतत एवं व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। श्रुत लेखन यानी कि सुनकर लिखना। कठिन शब्द जो है उसको बच्चा अगर सुनकर लिख रहा है तो यही आपका हो जाएगा कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। दूसरा है लिखित प्रश्न पत्र। तीसरा है पाठ से देखकर सुलेख लिखना, यानी पाठ से देख कर किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना, और सुलेख यानी सुंदर लेख। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो सतत व्यापक आकलन करते समय सर्वोपरि आपका यही होगा कि आप बच्चे को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, बच्चे द्वारा अगर अलग अलग संदर्भ हैं, कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी एक संदर्भ है, किसी भी चीज़ से संबंधित टॉपिक दे दिया आप, तो भाषा प्रयोग की जो क्षमता होगी यहाँ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चे को अवसर देना है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता के विकास हेतु। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो पहले आप नहीं को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद देखेंगे पहला ऑप्शन है बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। ऑप्शन बी है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास करता है। ऑप्शन सी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर डी है बताता है कि बच्चों को किस प्रकार की मदद की ज़रूरत है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो आपको किसी भी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, किसी भी वर्ग का बच्चा हो, उसको आप अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण श्रेणियों में नहीं बांटेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ये बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे पढ़ने में तेज है, ये पढ़ने में कमज़ोर है, इस प्रकार से आपको बांटना नहीं है। तो यही आपका उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गया। कोई भी बच्चा उत्तीर्ण आपने उसको साबित कर दिया, या फिर आप एक श्रेणी में बांट दिए कि ये बच्चे उत्तीर्ण हैं, ये अनुत्तीर्ण हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये सतत व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ के अंतर्गत नहीं आएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे को एक समान देखना है, एक समान तरीके से देखना है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर बच्चे किसी भी तरह से दिव्यांग हैं, कोई भी उनको समस्या है, चाहे वो लिखने की समस्या, पढ़ने की समस्या,
कोई ऐसी समस्या है तो आप उन बच्चों को साधारण बच्चों के साथ ही लेके चलेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ विशेष रूप से TLM का यूज़ करेंगे, लेकिन साथ में ही लेके चलना है उनको। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण इस प्रकार की श्रेणियों में आपको विभाजित नहीं करना है बच्चों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होती हैं। नहीं को ध्यान देंगे, उसके बाद अब बताएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है यदि तो वाले प्रश्न। ऑप्शन बी है पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। ये तो मूल्यांकन के लिए सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो मूल्यांकन के लिए सही होगा। निजी अनुभव के साथ अगर आप जोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे प्रश्न आप उनको दे रहे हैं, तो ये आपका मूल्यांकन के लिए, बच्चों की समझ के मूल्यांकन के लिए सही होगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन है क्यों कैसे वाले प्रश्न, और ऑप्शन नंबर डी है क्या शिक्षा मिलती है वाले प्रश्न। तो इस प्रश्न में पूछा है कि क्या जो है पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं है। तो यदि तो वाले प्रश्न जो हैं वो सहायक नहीं है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, कहानी को दोहराना। ऑप्शन बी है याद की गई कविता सुनाइए। कोई भी कविता आपने बच्चे को याद करवाया और वो आप कह रहे हैं कि बच्चे से कह रहे हैं कि वो सुना दीजिए, तो इससे जो है भाषाई क्षमता का आकलन नहीं होता है। कहानियों को दोहराने से भी नहीं होगा। पाठ में से 4 संज्ञा शब्द को छाटिए, केवल इतने से ही जो है किसी भी भाषाई क्षमता का आकलन नहीं होगा। लेकिन किसी दृश्य का वर्णन अगर आप करने के लिए बच्चे से कह रहे हैं, कहीं पर भी आप गए हैं, बच्चे को कोई भी दृश्य आपने दिखाया पिकनिक वगैरह पे, टूर वगैरह पे, तो बच्चों से आपने कहा कि उस दृश्य का वर्णन करो, तो इससे जो है भाषाई क्षमता का आकलन आप कर पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना। तो चित्रों से अनुमान लगाकर जो पढ़ना है ये कम महत्वपूर्ण नहीं, ये अधिक महत्वपूर्ण होगा। अगर यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण पूछता तो आप इसको बता दें। दूसरा है समझ कर पढ़ना। तीसरा है अक्षर जोड़ कर पढ़ना। ऑप्शन डी है पढ़ने में प्रवाह। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्व की अगर बात करें, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ कि अक्षर जोड़कर पढ़ना जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है सबसे अधिक अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ कर पढ़ना भी आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे कम जो है वो अक्षर जोड़कर पढ़ना है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन पहले देखेंगे। पहला है विचारों की स्पष्टता, दूसरा है मौलिकता, तीसरा है कल्पनाशीलता, डी है मानक वर्तनी। तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो मानक वर्तनी जो है सबसे कम में आएगी, ठीक है। मानक वर्तनी सबसे कम में आएगी। अधिक अगर पूछा जाता तो यहाँ पर कल्पनाशीलता को आप बता देते अधिक, ठीक है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त है। कौन सा सबसे उपयुक्त होगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे सही कथन पर निशान लगाओ। तो इससे क्या होगा, केवल सही कथन पर निशान लगाना है, तो ये तो बद्ध अंत वाला हो गया। दूसरा देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न भी देखा जाए तो ये भी आपका बद्ध अंत वाला ही है, लेकिन मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होते हैं इसी से सर्वाधिक रूप से यही उपयुक्त है किसके लिए, बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, और आज की क्लास में देखिए डेली हम लोग 30 प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। 30 नहीं, 15 प्रश्नों को, 30 प्रश्न आपके टोटल आएंगे आपके सब्जेक्ट से, जिसमें कि 15 प्रश्न आपका जो होगा वो पैसेज से होगा। 2 पैसेज आपके पूछे जाएंगे और उन पैसेज में से एक पैसेज में से जो है 7 प्रश्न, एक पैसेज से 8 प्रश्न। तो इस प्रकार से 15 प्रश्न आपके उधर हो जाएंगे और पेडागोजी के प्रश्न 15 प्रश्न। तो पेडागोजी के प्रश्नों को पहले डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद जो पैसेज आते हैं आपकी परीक्षा में, जो प्रीवियस ईयर में पैसेज पूछे गए हैं किस प्रकार के हैं, उनको भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न है। बच्चे अपनी चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ
समझ जो है सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ क्या है? इस कथन का निहितार्थ क्या है आपसे पूछ रहा है कि चारों ओर की लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ जो है वो बनेगी, समझ का विकास होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बच्चों की अपने आने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। इससे जो है बच्चे की भाषाई क्षमता का विकास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब परीक्षा हाल में बैठेंगे, परीक्षा देने बैठेंगे, जब इन टॉपिक से प्रश्न पूछेगा तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं और इस बार भी बनेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।